हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। एनएलएम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये एनएलएम का ही एक टाइप का एक्सटेंशन कह लीजिए आप, जिसमें एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम। एक एडिशनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5-6 लेक्चर का सीरीज़ है ये। तो बहुत ही ईजी है, अगर आपको एनएलएम समझ में आ गया तो ये कंपैरेटिवली ईजी है। बस एक एडिशनल फोर्स आ जाता है, वही सारी प्रॉब्लम्स एक एडिशनल आपका फ्रिक्शन फोर्स अलग आ जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बेसिकली हम एक ओवरव्यू लेंगे, फ्रिक्शन होता क्या है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो इसको समझने से पहले चलते हैं हम अपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, एक बार उसको ओवरव्यू करते हैं फिर से। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो बॉडी रेस्ट में रहती है वो रेस्ट में ही रहती है। और बॉडी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कॉन्टिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई बॉडी अगर किसी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक भी कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। सिमिलरली अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन अपना कंटिन्यू करती रहेगी अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा हो। तो यहाँ तक अपना हिस्सा क्लियर है। अब इसी चीज को आपने किसी ने एक्सपेरिमेंट करना चाहा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो क्या किए वो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, अपने घर के किसी सरफेस पे, आंगन हो सकता है, बाहर का बरामदा हो सकता है, उस पे आपने एक मास m का ब्लॉक था, उसको v वेलोसिटी से स्लाइड करके छोड़ दिया। ठीक है, और फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाया कि क्योंकि ये v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसको इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलते रहना चाहिए v वेलोसिटी तक। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जाके रुक जाता है, और जो वो बच्चा जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने फिर कंक्लूड कर लेता है कि ये तो गलत है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करता है ये तो गलत है। अच्छा, फिर उसने कहता कि चलो एक बार और करके देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या करता है, इस बार एक बॉल को रोल कर देता है। ठीक है, कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी v से, लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। वो फिर यही कंक्लूजन निकालता है क्योंकि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसमें भी इसने यही कंक्लूजन निकाला था कि नेट एफ एक्सटर्नल 0 है, और यहाँ पर भी यही कंक्लूजन निकाल रहा है कि नेट एफ एक्सटर्नल 0 है। तो इसको इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही रोल करते रहना चाहिए। पर वो देखता है कि थोड़े टाइम बाद जाके आपका ये भी बॉल रुक जाती है। और कंक्लूड करता है कि फर्स्ट लॉ गलत है। सिमिलरली उसने घर में अपने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उसने क्या किया कि एक एलमीरा रखी थी बहुत ही भारी, आपके घर में भी होगी, और उसको धक्का देने की कोशिश करता है। ठीक है, एफ फोर्स लगाता है और कहता है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे एफ है, एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू एफ, तो इसको एक्सिलरेट करना चाहिए क्योंकि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। परंतु वो देखता है कि ये तो अलमीरा मूव ही नहीं करती है, ये जस की तस रखी रहती है रेस्ट पे। तो फिर उसके दिमाग में आता है कि ये तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गलत है। लेकिन ये सारे कंक्लूजन गलत हैं। क्यों? क्योंकि इस कहानी में, इन तीनों एक्सपेरिमेंट में क्यों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो रहा है? क्योंकि आप सारे फोर्सेस अकाउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गलत नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बिल्कुल सही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक एडिशनल फोर्स एक्ट हो रहा है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स।
इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो इस वेलोसिटी v को कम करता हुआ ले आ रहा है 0 तक। सिमिलरली इस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो इसको कम करता हुआ ले आएगा 0 तक v को, और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस एल्मीरा पे जो एक्ट होगा पीछे की तरफ, यही फ्रिक्शन फोर्स आपका बैलेंस कर रहा है F को, और इसलिए इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल नेट 0 हो जा रहा है, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0, और इसलिए ये रेस्ट पे ही रह रहा है। ठीक है, इस वजह से। तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि हम सारे फोर्सेस अकाउंट नहीं कर रहे थे। तो इसी फ्रिक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी ब्लॉक को आप स्लाइड करते हैं थोड़ी दूर पे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? अपने आप नहीं रुकता, उसको एक फ्रिक्शन फोर्स, ग्राउंड उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होता है पीछे की तरफ, उसके मोशन के ऑपोजिट, जिस वजह से वो ब्लॉक थोड़ी दूर डिस्टेंस चल के अपने आप रुक जाता है। सिमिलरली बॉल रोल करती हुई जा रही थी तो उस पर क्या होता है? एक फ्रिक्शन लगता है जिससे उसका वेलोसिटी आपकी 0 होकर रुक जाती है। रोटेशनल डायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। थर्ड केस कि आपके घर में जो भारी सी अलमारी रखी है वो आपके फोर्स लगाने पे क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि उस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, राइट, बहुत ज्यादा 2-3 लोग मिलकर उसे धक्का दें जो कि उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, तब तक वो अलमारी आगे की तरफ नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये थी फ्रिक्शन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब तो इन तीनों में हमने देखा, पहला एक्सपेरिमेंट जो था ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड था और ये थर्ड था। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में फ्रिक्शन हमारा मोशन रोक रहा है। ठीक है, कुछ v से चल रहा था इन दोनों में, उसको ले आके 0 कर दिया। और एक्सपेरिमेंट 3 में हमने देखा कि वो एल्मीरा मूव करना चाह रही थी पर फ्रिक्शन ने उसे मूव नहीं होने दिया। तो अगर तो इसको जनरलाइज किया जाए तो ये हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ने मोशन, दो जगह मोशन को रोका और एक जगह मोशन की टेंडेंसी को रोका। ठीक है, मोशन होना चाहता था पर उसे होने नहीं दिया। तो यही चीज है फ्रिक्शन का बिहेवियर। फ्रिक्शन इन केस 1 एंड केस 2 इज ऑपोजिंग द मोशन। ठीक है, और फ्रिक्शन इन केस 3 इज ऑपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, टेंडेंसी को, मोशन के टेंडेंसी को रोक रहा है। अब दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, हमेशा ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकता नहीं है। इनफैक्ट आप अभी पढ़ेंगे आगे कि फ्रिक्शन इज द रीजन बहुत सारे मोशन होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप अपने नियर सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हैं, जो भी व्हीकल्स चल रही हैं, साइकिल्स, व्हीकल्स, कार, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, बसेस, राइट, या आप जो पैदल चल रहे हैं, आज रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सब कुछ फ्रिक्शन की वजह से। आप जो लिखते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। तो फ्रिक्शन नॉट ओनली अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन कॉजेज मोशन ऑल्सो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सारी चीजें स्लिप कर जाती, रोलिंग पॉसिबल ही नहीं होती। तो फ्रिक्शन आपका, फ्रिक्शन सपोर्ट्स मोशन, ऑल्सो फ्रिक्शन सपोर्ट्स मोशन लाइक वॉकिंग। आप जो चलते हैं वो हम लोग देखेंगे कैसे, जो आप साइकिलिंग करते हैं, राइट, कार्स, बसेस, इवन जो आप पेन से लिखते हैं, सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब ये बड़ी दो ऑपोजिट चीजें हो गई। ठीक है, ये बहुत ही ऑपोजिट चीजें हो गई। एक जगह हमने अभी समझा
कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज कर रहा था, ठीक है। अगर आगे जा रहा था तो उसे पीछे कर रहा था, अगर वो जाना चाह रहा था तो उसे ही रोक दे रहा था। फिर अब हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है आपका मोशन को सपोर्ट भी करता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टी दोनों चीजें हैं, पर दोनों ट्रू हैं। तो दोनों से अगर कोई चीज कॉमन निकाली जाए, दोनों से कोई चीज अगर कॉमन निकालेंगे आप, तो वो निकल के ये आएगी कि फ्रिक्शन, इसको मैं थर्ड कलर से लिखता हूं, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हैवी टर्म आ रहा है यहाँ पे, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये है मेन टेक अवे इन दोनों का। अगर इन दोनों से कॉमन कोई चीज निकाली जाए तो वो यही आएगी। वो कैसे आएगी हम लोग आगे अपने लेक्चर्स में देखेंगे कि फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। तो अगर हम ऊपर जाके देखें ये सारे केसेस में कि इसका जो हम कह रहे थे कि मोशन अपोज कर रहा है, बल्कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन अपोज कर रहा था। ये बॉल का भी अर्थ के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन अपोज कर रहा था। इस एल्मीरा की टेंडेंसी को अपोज नहीं कर रहा था, इस एल्मीरा के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अर्थ के रिस्पेक्ट में अपोज कर रहा था। तो ये है कंप्लीट पिक्चर, और यही चीज इस केस में सपोर्ट करने लगती है सारी चीजें। कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे। ये रिलेटिव मोशन अपोज करने की टेंडेंसी ही इसका कारण बनती है सारे मोशन का, ठीक है। तो ये चीज अब हमने समझ ली है, तो अब हम बेसिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन इज अ फोर्स that opposes relative motion or tendency of relative motion between two surfaces in contact। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है, तभी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। मतलब इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला टर्म है कि ये कांटेक्ट फोर्स होता है और ये रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी को हमेशा अपोज करता है, ठीक है। ये एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। दूसरी चीज आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है सच दैट टू अपोज रिलेटिव मोशन। मतलब अगर इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन आगे की तरफ v है, तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा इसका रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। और इसके साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं इट ओबेज थर्ड लॉ। इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि एग्जिस्ट इन पेयर विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। दोनों दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं। कुछ ऐसा ही न्यूटन्स ये फ्रिक्शन में भी होगा। तो अगर आप कहेंगे, इस केस का एग्जांपल ले लें, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक का रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है, तो इस सरफेस ने फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगाया। बट जब आप ब्लॉक पे चढ़ के देखोगे तो आपको ये सरफेस जो है, ठीक है, ये सरफेस अगर आपने ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा दिया तो आपको ये रेस्ट पे दिख गया। अब ये सरफेस आपको पीछे की तरफ v से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यही फ्रिक्शन फोर्स ये ब्लॉक इस पे आगे की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो ये और ये आपका इक्वल एंड ऑपोजिट एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर ये इस पे पीछे की तरफ लगाएगा
तो ये इस पे आगे की तरफ लगाएगा। दोनों ही केस में आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऐसी है कि रिलेटिव मोशन अपोज कर रही है। इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन अर्थ के रिस्पेक्ट में अपोज करने के लिए अर्थ ने इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाया। इस अर्थ सरफेस का रिलेटिव मोशन इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अपोज करने के लिए ब्लॉक ने सरफेस पे फ्रिक्शन आगे लगाया। तो ये बस आपको बेसिक ध्यान रखना है कि रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट आपको फ्रिक्शन लगा देना है। बिल्कुल बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो बेसिक बातें क्या ध्यान देनी है कि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो याद करिए फोर्स के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल के बारे में, कि नॉर्मल एक टाइप की कांटेक्ट फोर्स होती है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच नॉर्मल एग्जिस्ट करती है। ये नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। ठीक है, और क्या जाना था हमने, दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है, ठीक है। और ये नॉर्मली एक्ट करती है, एक्ट्स नॉर्मल टू कांटेक्ट सरफेस। तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो सिर्फ नॉर्मल ही एक फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक्ट होती है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन, ठीक है। इसका नाम होता है फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। फ्रिक्शन भी एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिमिलर नेचर का है। और ये एक्ट्स टेंजेंशियली, वो नॉर्मली एक्ट कर रहा था, ये टेंजेंशियली टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, जहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एक फोर्स जो नॉर्मली एक्ट करेगा कांटेक्ट सरफेस पे उसको बोलते हैं नॉर्मल, और जो फोर्स टेंजेंशियली या हॉरिजॉन्टली आप कह लीजिए पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, टेंजेंट के डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रिक्शन। और इन्हीं दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। मतलब कांटेक्ट फोर्स के नॉर्मल कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को बोला जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, दिस इज योर फ्रिक्शन, दिस इज योर नॉर्मल, और इनके रिजल्टेंट दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू एन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इसको हॉरिजॉन्टल कहना सही नहीं होगा, आप इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलिए, ठीक है। मतलब कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल जा रहे हैं आप, इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो अब इनका रिजल्टेंट ऑब्वियसली समझ सकते हैं, एन और एफ आर का रिजल्टेंट सी होगा। तो सी जो होता है, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, दैट इज एन स्क्वायर
प्लस एफ आर का स्क्वायर। ठीक है, सी आपका है नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। सी ये मैंने ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है, कांटेक्ट फोर्स सी is the vector sum of normal and friction। ठीक है, C is equal to N plus FR, मतलब N और FR का रिजल्टेंट क्या होगा, C कॉन्टैक्ट फोर्स। तो C is equal to रिजल्टेंट ऑफ N plus FR। ठीक है, इसका रिजल्टेंट होगा। अब इनके बीच के एंगल की भी बात कर लेते हैं। तो tan थीटा को अगर हम लोग लिखें तो वो आएगा एफ आर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, और इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं, थीटा को बोला जाता है tan इनवर्स एफ आर बाई एन। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल है, फ्रिक्शन को लेके नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा थीटा होगा। ये मैं आगे के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। अभी आप ऐसे समझिए कि अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ा के कुछ यूं कर दूं, ठीक है, तो अब आप वेक्टर सम जो निकालेंगे वो कुछ ऐसा निकलेगा। तो ये एंगल आपका θ2 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा ये एंगल होगा। इस वजह से इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट कांटेक्ट, और दूसरा हायर दी फ्रिक्शनल फोर्स, जितना इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा थीटा होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी बातें कि ये था इनका न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अलमीरा वाले एग्जाम्पल में देखा था कि इसको कुछ m मास की अलमीरा थी, यहाँ पे m1 लेते हैं। सपोज करिए इसको मूव करने के लिए F1 का फोर्स लगता है। टू मूव द ब्लॉक फोर्स रिक्वायर्ड इज F1। ठीक है, मतलब इसको मूव करने के लिए, इसको हिला देने के लिए, मोशन में लाने के लिए F1 फोर्स रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली जब आपने देखा कि जब आपने इसका मास बढ़ा दिया तो अब तो F1 से काम चलेगा नहीं। अब जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो F2 होगी। ठीक है, फर्दर आपने एक और बड़ी अलमारी लेके एक्सपेरिमेंट किया। इस बार आपने देखा कि F3 का फोर्स रिक्वायर्ड था। तो आपने देखा एक्सपेरिमेंटली कि टू मूव द ब्लॉक F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3 चाहिए व्हेन M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 है। मतलब आपने देखा जितना ज़्यादा भारी सामान है उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ती है उसे हिलाने के लिए, उसे मूव करने के लिए। ये तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया होगा आपने। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि किसी ब्लॉक को आप तब मूव कर पाते हैं जब आपने मैक्सिमम जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है उसको ओवरकम कर लिया, तभी तो आप उसको चला सकते हैं, है ना।
जब सबसे ज़्यादा उस पर जो ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, अगर आपने फोर्स उससे ज़्यादा कर ली तो आप उसको चला सकते हैं। तो क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो सकती है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलता हूँ। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स is a function of normal reaction in fact ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ आर मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर जो N1 एक्ट हो रहा होगा, यहाँ पर N2 और यहाँ पर N3। अब आप ये जानते हैं कि N1 इज इक्वल टू M1G है, N2 इज इक्वल टू M2G है और N3 इज इक्वल टू M3G है। तो क्योंकि एफ आर मैक्स आपका नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपका N1 से बड़ा N2 है से बड़ा N3 है, इसलिए एफ आर मैक्स 1 से बड़ा एफ आर मैक्स 2 है से बड़ा एफ आर मैक्स 3 है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझो इस चीज को, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा नॉर्मल, जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और जितना ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स उससे और ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। ठीक है, आपको मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। इसीलिए आपका आएगा F1 से बड़ा F2 से बड़ा F3। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो रिलेशन आया मैक्सिमम का, वो नॉर्मल के प्रोपोर्शन आया। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं हटा के लिख सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू कुछ नहीं होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये तो आपका नॉर्मल है ही। मतलब आपने देखा कि फ्रिक्शन मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो सकता है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो म्यू पे और दूसरा एन पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एफ आर मैक्स किस पे डिपेंड करता है। एफ आर मैक्स आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन म्यू एंड एन। ठीक है, और किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं होगा कि दो सरफेस के बीच में ज़्यादा एरिया लग रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। आपने देखा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक डायरेक्टली फंक्शन है म्यू और एन का। ठीक है, इस म्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि म्यू क्या होता है। म्यू होता है आपका, भी इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, म्यू आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। मतलब कि अगर इस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 और 2 के बीच में म्यू डिफाइन होगा, किसी एक सरफेस का म्यू डिफाइन नहीं होता। ठीक है, म्यू जो है इज डिफाइंड फॉर सरफेसेस, पेयर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और ये इनके नेचर पे ही डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट।
कई बार आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा रफनेस है दोनों सरफेस के बीच में तो म्यू ज़्यादा होगा, स्मूथनेस है तो म्यू कम हो जाएगा। ठीक है, हायर द रफनेस between two surfaces, higher the mu। अब अगर आपने कोई दो सरफेस लिया, उनके बीच में आपने सपोज करो कि सोप वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, स्मूथनेस हो जाएगी, या कोई लुब्रिकेशन ऑयल डाल दिया तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, आप देखते हो कि वहाँ पे कम हो जाता है, स्लिप करने लगता है। तो कुछ एक्सटर्नल चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, मतलब आपने क्या कंडीशंस डाली हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कहीं आपने सोप वाटर तो नहीं डाल दिया, कि आपने तेल लुब्रिकेशन तो नहीं डाल दिया, तो म्यू इस पे भी डिपेंड करेगा। सेम सेट ऑफ सरफेसेज ही रहेंगे बट आपने बीच में कोई अलग फिल्म डाल दी तो म्यू उनका कम हो जाएगा। तो म्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो ये कहानी थी एक समरी म्यू की। किस पे डिपेंड करता है, दो सरफेसेस के नेचर के ऊपर। ठीक है, दोनों सरफेसेस, एक सरफेस के लिए म्यू डिफाइन नहीं होता। सपोज करिए ये पेन है, इस पेन का मेरे इस फिंगर के साथ म्यू कुछ और होगा, ठीक है, इस फिंगर का मेरे हैंड के साथ कुछ और होगा। ठीक है, या ये स्केल अगर मैं ले लूँ तो इन दोनों के बीच का म्यू कुछ और हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से दो सरफेसेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके बीच का म्यू डिफाइन होगा। ठीक है, किसी एक सिंगल सरफेस के लिए म्यू डिफाइन नहीं होता है। जितना ज़्यादा रफनेस होगी दोनों के बीच में उतना ज़्यादा म्यू होगा, और जितना ज़्यादा स्मूथ आप कर लेंगे किसी बाहरी चीज़ से या किसी भी एक्सटर्नल चीज़ अप्लाई करके, म्यू कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको विराम देते हैं और अब चलते हैं फ्रिक्शन को, कि होता क्या है एक्चुअली, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको जब एक माइक्रोस्कोपिक व्यू जब लेते हैं, तो सपोज करिए दो सरफेस हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये जो आपको स्मूथ सा इंटरफेस दिख रहा है, इसको जब आपने जूम करेंगे तो कुछ यूं दिखेगा, ये कुछ यूं जिगजैग सा दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं, फिर यही आपस में कांटेक्ट बनते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये सरफेस इस पे रब करता है तो ये जिगजैग जो दोनों पे उभरे हुए सरफेसेस होते हैं, ये आपस में जब रब करते हैं तो इनके बीच में एक वेल्ड बन जाता है, कोल्ड वेल्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यही कोल्ड वेल्ड एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और इसी बॉन्ड की वजह से एक रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए यूं, when these two surfaces rub against, ये zigzag है, each other, यहाँ पर कोल्ड वेल्ड फॉर्म होंगे, कोल्ड वेल्ड। सो कोल्ड वेल्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, these welds create resisting force known as friction। इसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कुछ जब रब करते हैं तो समझो ऐसा कुछ कोल्ड वेल्ड बन जाता है। ठीक है, ये आपका कोल्ड वेल्ड फॉर्म हो गया, और यही कोल्ड वेल्ड जब आपस में रब करेंगे तो इसको आगे जाने से रोकेगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगी, और यही फोर्स होता है आपका फ्रिक्शन। तो ये था इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब कहने का है कि दोनों सरफेसेस जो आपको ऊपर से स्मूथ दिखते हैं वो वाकई में स्मूथ नहीं होते,
उनका इंटरफेस कुछ इस तरह जिगजैग जिगजैग होता है। ठीक है, अब जो मैंने इनिशियल स्लाइड पे डिस्कस किया था कि हम लोग फ्रिक्शन मोशन सपोर्ट कैसे करता है वॉकिंग में, साइकिलिंग में, थोड़ा सा उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ डू वी वॉक, तो आप ध्यान देना आप अगली बार जब चलना तो, कि जब आप चलते हो तो बेसिकली क्या करते हो, अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो, कुछ इस तरह तिरछा पुश करते हो। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ठीक है, आप क्या करते हो, ग्राउंड को नीचे और पीछे की तरफ कुछ यूं पुश करते हो। ठीक है, एफ इसको क्या लिखूं मैं, एफ मैन ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब मैन ने जो अर्थ पे फोर्स लगाया वो कुछ इस तरह लगाया। तो इसको काउंटर करने के लिए अर्थ भी इसके इक्वल एंड अपोजिट इस फुट पे, मैन पे ये फोर्स लगाती है, एफ अर्थ मैन। तो इसी का कंपोनेंट जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाया है, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल जाता है फ्रिक्शन और नॉर्मल कंपोनेंट बन जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो जो हमें नॉर्मल लगता है वो ये हो जाता है और इसी फॉरवर्ड फ्रिक्शन की वजह से हम आगे चल पाते हैं। दिस फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स कॉजेज दी वॉकिंग। ठीक है, हम आगे इसीलिए बढ़ पाते हैं, वॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब आप जूते से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो तो आपके जूते की टेंडेंसी होती है पीछे जाने की, और इसको काउंटर करता है आपका फ्रिक्शन आगे फोर्स लगा के। अगर तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आपका जूता जो है पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा। आप कभी ध्यान देना, जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है तो आप स्लिप करने की टेंडेंसी होती है। इसीलिए होती है क्योंकि जब आप चलते हो तो चलने के लिए आपको पीछे फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसकी पीछे की तरफ पैर के जाने की टेंडेंसी होती है। उसे रोकता कौन है, फ्रिक्शन रोकता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे पीछे की तरफ। ठीक है, तो वी वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, याद रखिएगा हमेशा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते, गिर स्लिप कर जाते तुरंत। तो यही इस फिगर में बताया है कि फुट ट्राइज टू स्लिप इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग स्लिप नहीं करते और इसी फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। सिमिलर चीज आपके ऑटोमोबाइल, साइकिल्स, व्हीकल्स में भी होती है। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए, ये रेड वाली जो फोर्स है इस पे, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगता है, इसी की वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है और आपके टायर्स आगे ऐसे रोटेट कर पाते हैं इसी फ्रिक्शन के। हालांकि ये सब डिटेल में रोटेशनल में पढ़ाया जाएगा, बट आप अभी समझिए कि अगर टायर का ये सेंटर है, इफ दिस इज योर सेंटर, तो टॉर्क बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस r है और ये जो टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन है, तो एफ आर, इसको अगर r मान लें तो टाउ हो जाएगा एफ आर इंटू आर। तो इस टॉर्क की वजह से इस टायर का रोटेशन हो पाता है, दिस टॉर्क। इसके बारे में डिटेल में हम लोग रोटेशनल में पढ़ेंगे। बस अब आप ये समझिए कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंटर के अबाउट एक टॉर्क जनरेट करता है, इसी टॉर्क की वजह से ये आपका व्हील रोटेट कर रहा है। ये सिंपल सा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर। ठीक है, या आर कैपिटल ले लो इसे, एफ आर से आपका फ्रिक्शन फोर्स ही हो गया। फ्रिक्शन फोर्स
टाइम्स आर, यहाँ पर भी आर ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर आर, एक्ट्स ऑन व्हील्स, दिस टॉर्क causes the rotation of wheels, ठीक है, और इसी रोटेशन की वजह से ऐसे घूमेंगे और तब आपकी कार आगे बढ़ेगी, ठीक है। ठीक, तो ये था फ्रिक्शन आपका कैसे व्हीकल्स को आगे बढ़ाता है, ये रोटेट करता है, फ्रिक्शन की वजह से ये रोटेट कर पाता है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा ये, ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल में रोटेशन में पढ़ेंगे, कैसे फ्रिक्शन एक्ट होता है, जब पीछे की तरफ स्लिपिंग होती है तो फ्रिक्शन आगे एक्ट होने लगता है, जब आगे की तरफ स्लिप होगा तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट होने लगेगा। तो जब आप गाड़ी का एक्सीलेटर पुश करते हैं तो उस पर एक फॉरवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स की वजह से आगे की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगने लगता है, ठीक है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये रोटेट करता है। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में रोटेशनल मोशन के चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए आप एक समझिए कि हम लोग जो कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। लास्ट एग्जांपल आज का, राइटिंग। जो आप कुछ भी लिख पाते हैं वो इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि आपके पेन या पेंसिल के निब और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तभी आप इस पर ग्रिप करके लिख पाएंगे। नहीं होगा फ्रिक्शन तो आपकी पेन या पेंसिल स्लिप कर जाएगी और आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो आप लिख सकते हैं वी राइट बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर, ठीक है, एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पेन और पेपर के बीच में, तभी आप लिख पाते हैं, अन्यथा आपकी पेन स्लिप कर जाएगी और कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये था फ्रिक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसको आगे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे आगे के लेक्चर्स में, व्हेन वी कंटिन्यू टू लेक्चर 2, ठीक है। चलो, थैंक यू।